जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू सोल्जर अनप्लग्ड। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड और सब बहुत अच्छे से और बहुत मेहनत के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने प्लांट मॉर्फोलॉजी स्टडी किया है। प्लांट मॉर्फोलॉजी में कुछ फीचर्स, कुछ रूट्स, स्टेम्स और लीफ की मॉडिफिकेशन स्टडी की, साथ में कुछ एग्जाम्पल्स भी स्टडी किए हैं। आई अंडरस्टैंड एग्जाम्पल्स को याद रखना थोड़ा सा कठिन यानी कि मुश्किल हो सकता है आपके लिए, पर याद रखना है। क्यों? क्योंकि हमें एग्जाम क्रैक करना है और यूनिफॉर्म डालनी है, तो फिर उसके लिए तो एग्जाम क्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप नोट्स बनाएंगे, कुछ फंडाज और ट्रिक्स के साथ एग्जाम्पल्स याद रख सकते हैं। मैंने कोशिश की थी कि मैं आपको साथ में पिक्चर्स दूं और पिक्चर्स के साथ थोड़ा दिमाग में, ब्रेन में उसको रीगेन रखना, उसको याद रखना आसान हो जाता है। आप एक आइडिया जनरेट कर पाते हैं, तो उससे भी थोड़ा आपको बेनिफिट हो सकता है। और अगर आपके पास कोई ट्रिक है, आप फंडाज यूज कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप याद रख सकते हैं। आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। तो हमारा प्लांट मॉर्फो कंप्लीट हुआ था। आज हम एक नए टॉपिक के साथ मिल रहे हैं, प्लांट से ही रिलेटेड है। प्लांट मॉर्फोलॉजी में हमने उसके एक्सटर्नल फीचर्स को स्टडी किया। आज प्लांट एनाटमी डिस्कस करेंगे। एनाटमी में हम इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं प्लांट का, कि प्लांट यानी कि एक पेड़ या फिर एक पौधा अंदर से कैसा दिखता है, उसके सेल्स का स्ट्रक्चर क्या है, अंदर उसके क्या वेरिएशंस हैं और सेल्स कैसे अरेंज्ड हैं। उस सब को आज हम प्लांट एनाटमी में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं प्लांट एनाटमी के साथ। प्लांट एनाटमी है क्या, पहले ये जानते हैं। इट इज द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स इंक्लूडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गन्स, टिश्यूज एंड सेल्स। आपको याद होगा जब हमने प्लांट टिश्यू पढ़ा था, उसके अंदर हमने परमानेंट टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू स्टडी किया था। परमानेंट टिश्यू में हमने तीनों टाइप के परमानेंट सेल्स स्टडी किए थे, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। और फिर हमने इसी में कॉम्प्लेक्स भी पढ़ा था, कॉम्प्लेक्स परमानेंट भी पढ़ा था, जिसमें था जाइलम एंड द फ्लोएम। हमने ये तो पढ़ लिया था कि परमानेंट टिश्यू के सेल्स कैसे हैं, कोलेनकाइमा के कैसे हैं, स्क्लेरेन्काइमा के कैसे हैं, एज वेल एज जाइलम और फ्लोएम के सेल्स कैसे हैं, इनका फंक्शन क्या है प्लांट बॉडी के अंदर। पर हमने अभी ये नहीं जाना कि वो कहाँ पे हैं प्लांट के अंदर और वो अभी क्या फॉर्मेशन और क्या स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिससे प्लांट को बहुत हेल्प होती है। जैसे कि हमने पेरेन्काइमा में बोला था कि वो स्टोरेज का काम करता है। अगर कहीं भी क्वेश्चन आएगा पेरेन्काइमा को लेके, तो हमेशा हमने स्टोरेज हमेशा दिमाग में आना चाहिए कि पेरेन्काइमा इज फॉर द स्टोरेज। कोलेनकाइमा के लिए बोला था कि वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है प्लांट को, और स्क्लेरेन्काइमा में डेड टिश्यूज होते हैं तो वो सपोर्ट सिस्टम है। और वैसे ही हमने बताया था कि अगर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करेंगे यानी कि जाइलम, जाइलम वाटर कंडक्शन के लिए है और मिनरल कंडक्शन के लिए है, और फ्लोएम था फूड कंडक्शन के लिए। तो ये था जाइलम और फ्लोएम हमने स्टडी किया। फिर हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज भी डिस्कस किए थे, जिसमें एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम स्टडी किया था। हमने प्लांट एनाटमी में आने से पहले टिश्यूज को पढ़ा था। अब टिश्यूज यानी कि जो ग्रुप बनाकर एक ऑर्गन या फिर सेल्स कैसे अरेंज्ड है प्लांट के अंदर, वो प्लांट एनाटमी में डिस्कस करेंगे। उसका इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम लोग। टिश्यूज वेरी डिपेंडिंग ऑन देयर लोकेशन इन द प्लांट बॉडी। ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पे है, लेटरल मेरिस्टेम कहाँ पे है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ पे है, वो उनकी लोकेशन पे डिपेंड करता है। जैसे कि एपिकल हमेशा आपको रूट और शूट टिप्स पे मिलती है, ठीक वैसे ही इसने बोला कि जो टिश्यूज हैं वो डिपेंड करता है उनकी लोकेशन के बेसिस पे प्लांट बॉडी में उनकी लोकेशन क्या है। एपिकल पे जहाँ पे उसकी लेंथ इंक्रीज करवानी है, वहाँ पे लेंथ इंक्रीज करने वाली मेरिस्टेम होगी। वहाँ पे लेटरल मेरिस्टेम नहीं हो सकती, वहाँ पे वो वाली मेरिस्टेम नहीं आएगी जहाँ पे गर्थ इंक्रीज करनी हो। जहाँ पे प्लांट ऑर्गन को, प्लांट बॉडी को, किसी भी प्लांट के पार्ट को जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, वहाँ पे सिर्फ कोलेनकाइमा ही होगा, वहाँ पे पेरेन्काइमा नहीं आ सकता। जहाँ पे स्टोरेज करनी है वहाँ पे पेरेन्काइमा आएगा। तो ठीक वैसे ही उनकी लोकेशन डिपेंड करती है कि उनका फंक्शन क्या है, और लोकेशन और फंक्शन के बेसिस पे ही टिश्यूज हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के हैं। सेकेंड पॉइंट इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वुड ऑल्सो बी डिपेंडेंट ऑन द लोकेशन। एक सेल या फिर एक टिश्यू का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका फंक्शन क्या है, वो भी उसकी लोकेशन पे डिपेंड करता है। अगर जाइलम वाटर कंडक्शन के लिए है तो वहां पे अवेलेबल होगा जहाँ पे वाटर कंडक्शन चाहिए, यानी कि रूट से लेके लीफ तक अगर वाटर कंडक्शन चाहिए तो जाइलम की प्लेसमेंट ठीक वैसे ही होगी। और अगर फ्लोएम दोनों साइड बाय डायरेक्शनल कंडक्ट करता है फूड को, तो उसकी प्लेसमेंट प्लांट के अंदर वैसी ही मिलेगी जिसमें वो बाय डायरेक्शनल कंडक्शन कर पाए। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम्स होते हैं हमारे पास। हमने पढ़ा था एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, देन द वेस्कुलर और द कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल में हमने स्टोमेटा स्टडी किया था, अगर आपको याद हो। ट्राइकॉम्स भी पढ़े थे जो कि बाहरी सरफेस पे होते हैं प्लांट की, यानी कि एपिडर्मिस पे होते हैं।
ग्राउंड ऑफ फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम में जो भी ग्राउंड सेल्यूलर बॉडी बनाता है प्लांट की, उसमें आता है ग्राउंड ऑफ फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल और वेस्कुलर यानी कि जाइलम और फ्लोएम बंडल्स को छोड़ के जितने भी टाइप के टिश्यूज और सेल्स प्लांट के अंदर हैं, वो सब आते हैं ग्राउंड ऑफ फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम में, क्योंकि वेस्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम में हमारे पास जाइलम और फ्लोएम थे। तो एपिडर्मस आपको पता लगी और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम भी पता लग गया, जाइलम और फ्लोएम। इसको छोड़ के जितने भी टाइप का टिश्यू और सेल होगा प्लांट बॉडी के अंदर, वो सब हम ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए पहले डिस्कस करते हैं कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्या है। ये है आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द होल प्लांट बॉडी। पूरी प्लांट बॉडी का जो भी आउटर मोस्ट कवरिंग होगा उसको हम किस में लेके आते हैं, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में लेके आते हैं। इट कंप्राइजेस द एपिडर्मल सेल्स, स्टोमेटा एंड द एपिडर्मल अपेंडेजेस। एपिडर्मल अपेंडेजेस, एपिडर्मल सेल्स, बाहरी सेल्स और स्टोमेटा। स्टोमेटा का फंक्शन याद आ रहा है, ट्रांसपिरेशन भी करवा रहा है और गैस एक्सचेंज भी करवा रहा है। और एपिडर्मल अपेंडेजेस में एक आ गया आपके पास, पहला आ गया ट्राइकॉम्स। ट्राइकॉम्स जो होते हैं वो प्लांट बॉडी पे कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, माइन्यूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। दीज आर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, एक सेल के भी बने हुए हो सकते हैं या फिर एक से ज्यादा सेल के भी। एक्सटेंशन ऑफ द एपिडर्मल सेल्स इन द प्लांट्स। प्लांट के अंदर जो एपिडर्मिस है, उनकी बाहरी लेयर है, जो कवरिंग है, आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग है, उसके ऊपर एक्सटेंशंस की फॉर्म में प्रेजेंट मिलते हैं आपको ट्राइकॉम्स। ये क्या हेल्प करते हैं प्लांट के अंदर, प्लांट बॉडी में वाटर लॉस से बचाते हैं। प्लांट का एक्सेसिव वाटर लॉस ना हो उससे बचाते हैं ट्राइकॉम्स। ठीक है, देन वी हैव रूट हेयर्स। रूट हेयर्स ऑन द टिप्स ऑफ देयर रूट्स। जो प्लांट की रूट यानी कि जड़ें होती हैं, उनके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जिनको बोलते हैं रूट हेयर। इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया, एब्जॉर्ब्स मोर वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। ये रूट हेयर होता है, हेयर्स नहीं। ठीक है, इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया, एब्जॉर्ब मोर वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। अब रूट हेयर का काम क्या है, जड़ें तो थी, उन जड़ों के ऊपर कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको बोलते हैं रूट हेयर। इनका काम क्या है, ये सरफेस एरिया इंक्रीज करवाते हैं। ज्यादा दूर तक अगर जड़ें फैली होंगी मिट्टी में, तो वो ज्यादा वाटर कंडक्शन और न्यूट्रिएंट कंडक्शन कर सकता है। मिट्टी में से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज मिनरल्स खींच सकती हैं, जड़ें ले सकती हैं, एब्जॉर्ब कर सकती हैं, एज वेल एज वाटर कंजप्शन भी अच्छी होगी, क्योंकि उससे सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये आपको ट्राइकॉम्स दिख रही है यहाँ पे, ये जो हमने पिक्चर लगाई है ये ट्राइकॉम्स की है। Then the epidermis, it is the outermost covering of the whole plant body. Elongated, compactly arranged cells होते हैं इसके अंदर। Elongated, compactly arranged, कुछ ऐसे। compactly मतलब intercellular spaces नहीं है। टर्म समझने की कोशिश करनी है, जब वो बोल रहा है compactly, इसका मतलब बोलता है कि no intercellular spaces। no intercellular spaces। पेरेन्काइमेटा सेल्स, कंटिन्यूअस लेयर, यूजुअली सिंगल लेयर्ड। सिंगल लेयर में होते हैं ये सेल्स अवेलेबल यहाँ पे। सिंगल लेयर में सेल्स है मतलब क्या है, सिंपल है, स्ट्रेटिफाइड नहीं है। रिलेट कर पा रहे हैं, एक से ज्यादा लेयर सेल्स की नहीं है, सिंगल लेयर। पेरेन्काइमेटा सेल्स अवेलेबल हैं एपिडर्मिस में, याद रखेंगे। कंपैक्टली अरेंज पेरेन्काइमेटा सेल्स कंटिन्यूअसली प्रेजेंट हैं। आउटसाइड इज कवर्ड विद अ वैक्सी थिक लेयर क्यूटिकल। क्यूटिकल याद आ रहा है, क्यूटिकल वैक्सी थिक लेयर होती है, वाटर लॉस से बचाती है। ये भी पानी की कमी नहीं होने देगी प्लांट के अंदर, क्योंकि वैक्सी थिक लेयर है, मोटी परत है, तो पानी का लॉस नहीं होने देगी, वाटर लॉस नहीं होने देगी। देन दिस स्टोमेटा रेगुलेट्स द ट्रांसपिरेशन एंड द गैसियस एक्सचेंज। स्टोमेटा भी एपिडर्मिस में मिलेगा आपको। ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस रेगुलेट करता है, पानी कितना लॉस होना चाहिए। पानी अगर एक्सेसिव अमाउंट में हो गया तो वो ट्रांसपिरेशन स्टोमेटा खुल जाएंगे ताकि पानी वेपर्स बन के रिलीज हो सके। और गैसियस एक्सचेंज, O2 और CO2 का एक्सचेंज। O2 और CO2 का जो कंटेंट है उसको रेगुलेट करता है प्लांट बॉडी में। ठीक है, ये है हमारी एपिडर्मिस का काम। ये आपको स्टोमेटा दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे, दिस इज स्टोमेटा, स्टोमेटल पोर। अब यहाँ पे आपको दो टाइप का स्टोमेटा दिख रहा होगा, जो ये देख रहे हैं आप लोग गार्ड सेल्स और इसके गार्ड सेल्स, दोनों में फर्क है। किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स जो हैं वो आपको हमेशा डायकॉट्स के अंदर देखने को मिलेंगे। लेट मी राइट इट हियर।
जो स्टोमेटा के अंदर किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स होते हैं, किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स, दीज आर इन डाइकॉट्स। डाइकॉट्स में ऐसा स्टोमेटा देखने को मिलता है। और ये डम्बेल शेप्ड जो गार्ड सेल्स होते हैं इनको बोलते हैं डम्ब बेल शेप्ड। ये आपको दिखने को मिलते हैं मोनोकॉट्स में। ऐसे वाले गार्ड सेल्स वाला स्टोमेटल अपर्चर आपको देखने को मिलेगा मोनोकॉट्स में, और ये होता है डाइकॉट्स में। ठीक है। देन वी हैव ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। अभी मैंने बोला कि एपिडर्मिस को हटा दीजिए और वेस्कुलर टिश्यूज को हटा दीजिए, यानी कि जाइलम और फ्लोएम को निकाल के जितना भी और टिश्यू सिस्टम प्लांट के अंदर बचता है उस सबको हम कहते हैं ग्राउंड या फिर फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। इट इज सराउंडेड बाय द डर्मल टिश्यू। डर्मल टिश्यू का मतलब एपिडर्मिस, एपिडर्मिस ने इसको सराउंड किया हुआ है। तीन टाइप के सेल्स होते हैं इसमें। तीन टाइप के सेल्स कौन से, ये देखिए। पहले तो आप ये डिफरेंशिएट करना सीखिए। ये बीच में जितने भी सेल्स है ना अवेलेबल, ये देखिए, टिश्यू कह लीजिए, सेल कह लीजिए, ये सारा ग्राउंड टिश्यू है। ठीक है। और ये बाहर पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं, एपिडर्मल सेल्स या फिर एपिडर्मल टिश्यू। और अंदर जो जाइलम और फ्लोएम आता है वो किस में आता है, वेस्कुलर टिश्यू में। तो तीन टाइप के सेल्स कौन से हैं ग्राउंड टिश्यू में, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा का कुछ अरेंजमेंट ऐसे है कि वो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाती है जिसको हम बोलते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। फंक्शन क्या क्या है, फंक्शन में आता है स्टोरेज। जो ग्राउंड टिश्यू का फंक्शन है उसमें आता है स्टोरेज, मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करना और सपोर्ट देना प्लांट को, प्लांट बॉडी को सपोर्ट देना, स्टोरेज करवाना कुछ मटेरियल्स का, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, एज वेल एज मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करना। नॉन वुडी रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स आर मेड अप ऑफ मोस्टली ऑफ द ग्राउंड टिश्यू, मोस्टली पेरेन्काइमा। जो नॉन वुडी मतलब नॉन वुडी स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो ग्रीन रूट्स मिलेंगी आपको जिन प्लांट्स के अंदर, ग्रीन स्टेम्स एज वेल एज ग्रीन लीव्स मिलती हैं जहाँ पे, उनके अंदर मोस्टली जो ग्राउंड टिश्यू होता है वो पेरेन्काइमा का बना हुआ होता है। पेरेन्काइमा इज द लिविंग सेल ना, याद आ रहा है। पेरेन्काइमेटस सेल्स जो होते हैं लिविंग होते हैं, और पेरेन्काइमा का ये एक टाइप था। थोड़ा सा टिश्यूज में जाइए, प्लांट टिश्यूज में क्लोरेन्काइमा हमने पढ़ा था, तो क्लोरेन्काइमा वो टिश्यू था जिसके पास क्लोरोफिल था। तो पेरेन्काइमा जो है वो नॉन वुडी रूट, स्टेम्स और लीफ में हमें मिलेगा। वो वाला ग्राउंड टिश्यू जो होता है दैट इज मोस्टली पेरेन्काइमेटस, पेरेन्काइमा के सेल्स का बना हुआ ग्राउंड टिश्यू होता है। इन लीव्स क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स कॉल्ड मेसोफिल सेल्स। लीव्स के अंदर जिन सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है हम उनको बोलते हैं, अब यहाँ पे प्लांट के अंदर, मीजोफिल सेल्स। याद रखेंगे टर्म, लीव्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल होता है उसको अब हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, मीजोफिल सेल्स। क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स नहीं बोलेंगे, उनको बोलेंगे मीजोफिल सेल्स। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखिए आप यहाँ पे एक पिक्चर देख पा रहे हैं, ये बाहर आपको एपिडर्मिस दिख रही है, ये एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का पार्ट बन गई। आप जितना अंदर देख रहे हैं कॉर्टेक्स, मेडुलरी रेज, पित्त और पेरिसाइकल, ये सारा जो है ये ग्राउंड टिश्यू बनाती है। ठीक है। इसके अंदर वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम आपको मिलेगा यहाँ पे पित्त के अंदर। ये कॉर्टेक्स है बाहर, दिस आर मेडुलरी रेज, दिस इज पित्त, दिस इज पेरिसाइकल। दिस होल स्ट्रक्चर इज अ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम मेड अप ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल्स। पेरेन्काइमा का बना हुआ है ये पूरा बीच का स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं ग्राउंड टिश्यू। ठीक है, आगे चलते हैं। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम क्या होता है, पहले इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं कि वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम क्या है। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम पढ़ा हमने और बीच में ही ग्राउंड टिश्यू सिस्टम भी कवर किया। अब आते हैं वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम पे। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में क्या होता है, फ्लोएम एंड जाइलम एलिमेंट्स हैं इसमें, फ्लोएम एंड जाइलम। फ्लोएम का काम आपको पता है, बाय डायरेक्शनल है इसका, कंडक्शन ऑफ फूड। अब तक तो याद हो गया होगा, जाइलम और फ्लोएम बहुत अच्छे से कर लिया हमने। बाय डायरेक्शनल मूवमेंट होती है इसमें, कंडक्शन ऑफ फूड, और जाइलम यूनिडायरेक्शनल, एक ही दिशा में वाटर और मिनरल्स की कंडक्शन करवाएगा, यूनिडायरेक्शनल। ठीक है। कैम्बियम में और मे नॉट बी प्रेजेंट। कैम्बियम क्या होता है मैं अभी आपको बताऊंगी, पहले आप यहाँ पे एक पिक्चर देखिए।
इसमें आपको ये दिखाया है कि जो रेड वाले सेल्स हैं ये जाइलम है, ये ब्लू वाला फ्लोएम है। ठीक इसमें ही रेड वाला जाइलम है और ब्लू वाला फ्लोएम है, इसमें भी रेड वाला जाइलम है और ब्लू वाला फ्लोएम है। यहाँ पे एक नया नाम आ गया अब हमारे पास, दैट इज कैम्बियम। कैम्बियम क्या होता है? कैम्बियम एक सेकेंडरी मेरिस्टेम की तरह है, या फिर मेरिस्टेम ही बोल लीजिए, जो क्या करेगा, जब पहले जाइलम और फ्लोएम एलिमेंट आया उसके बीच में डेवलप हो जाती है कैम्बियम। कैम्बियम का रोल होता है कि ये सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाए। अब जहां पे भी सेकेंडरी आ गया आपको हमेशा उसको सेकेंडरी ग्रोथ से लेके जाना है, और सेकेंडरी ग्रोथ हमेशा होती है डाइकॉट्स में। तो जब ये कैम्बियम आया तो कैम्बियम यहाँ पे सेकेंडरी जाइलम एलिमेंट्स बनाएगा। जो प्राइमरी जाइलम है वो सबसे पहले जब सीड बना, जब प्लांट की शुरुआत हुई, तो सबसे पहला जो जाइलम होता है दैट इज प्राइमरी जाइलम। अब जब कैम्बियम आ गया है, कैम्बियम यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो जाइलम जो ऑलरेडी था उसके बाद एक सेकेंडरी जाइलम बनाएगा। ठीक वैसे ही पीछे यहाँ पे एक सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगा, ये प्राइमरी फ्लोएम और उधर पीछे की तरफ जाता जाएगा, और यहाँ पे भी सेकेंडरी जाइलम बनाएगा। तो कैम्बियम का जो काम है वो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है, मेरिस्टेम है ये। ठीक है, अब देखिए रेडियल अरेंजमेंट इन द रूट्स। रेडियल अरेंजमेंट का क्या मतलब होता है? अगर ये एक सर्कल है तो ये उसकी रेडियस है, अगर एक सर्कल है तो ये उसकी रेडियस है। ध्यान देंगे आप, डिफरेंट रेडियाई पे डिफरेंट वेस्कुलर अरेंजमेंट है। रेडियल अरेंजमेंट है वेस्कुलर टिश्यूज का रूट्स के अंदर। इसका मतलब क्या है? फ्लोएम और जाइलम दोनों डिफरेंट रेडियाई पे अवेलेबल हैं। इस रेडियस पे फ्लोएम है, इस रेडियस पे फ्लोएम है और इस पे जाइलम, दोनों डिफरेंट रेडियाई पे अवेलेबल हैं। और ऐसा सिस्टम जब जाइलम और फ्लोएम दोनों डिफरेंट रेडियस पे हों उसको बोलते हैं रेडियल अरेंजमेंट ऑफ द वेस्कुलर बंडल्स। रेडियल अरेंजमेंट ऑफ द वेस्कुलर बंडल्स, आर से रेडियल और आर से रूट्स। रूट्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा रेडियल अरेंजमेंट ऑफ द वेस्कुलर बंडल्स। गॉट इट? अब एक नीचे लिखा है कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट इन द स्टेम्स एंड द लीव्स। कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट का मतलब क्या है? जब दोनों एक ही रेडियस पे हो। ये देखिए, तो ये फ्लोएम है और ये नीचे जाइलम है, दोनों एक ही रेडियस पे हैं। अगर ये पॉइंट मानेंगे आप सर्कल का, तो ये देखो सेम रेडियस पे फ्लोएम और जाइलम सेम ही रेडियस पे हैं, इसको बोलते हैं कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट। अब इस कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट ये जो प्रेजेंट है स्टेम और लीव्स में है, अगर इसके बीच में कैम्बियम आ जाता है, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आ जाता है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, एक मेरिस्टेम आ जाती है, तो उसको बोलते हैं कॉन्जॉइंट ओपन। और अगर कैम्बियम नहीं आता, देखिए यहाँ पे कोई कैम्बियम नहीं है, नो कैम्बियम, ये दोनों एक दूसरे का जुड़े हुए हैं, फ्लोएम और जाइलम एक दूसरे के साथ बिल्कुल प्रेजेंट स्टेट में है, कोई कैम्बियम नहीं है, यानी कि कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी, इसको बोलते हैं कॉन्जॉइंट क्लोज्ड। तो हमेशा से अब याद रखना है, एनाटॉमी जब हम पढ़ रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो अब आपको याद रखना है कि जब मैं कह रही हूँ सेकेंडरी ग्रोथ तो वो हमेशा डायकॉट्स में आएगी। तो कॉन्जॉइंट ओपन वाले जो वेस्कुलर बंडल्स हैं ये डायकॉट स्टेम और डायकॉट लीफ में देखने को मिलेंगे। जहां पे भी सेकेंडरी ग्रोथ चाहिए वहां पे कैम्बियम आएगा, क्योंकि इसकी मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है। ठीक वैसे ही जैसे हमने बोला था कि लेटरल मेरिस्टेम जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक वैसे ही कैम्बियम भी सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज इट इज अ मेरिस्टेम। समझ आया? याद रहेगा ना, रेडियल अरेंजमेंट है रूट्स में, कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट है स्टेम्स और लीव्स में। आगे चलते हैं, डायकॉट रूट के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। इसमें मैंने आपको अभी बताया था कि एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स, मेडुलरी रेज, पित्त, पेरिसाइकल, जो भी टिश्यूज का अरेंजमेंट है, दैट ऑल कंस्टिट्यूट्स द ग्राउंड टिश्यू। अब इसमें क्या बात आ रही है कि कॉर्टेक्स इज मेड अप ऑफ थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स। पेरेन्काइमा के सेल्स हैं कॉर्टेक्स में। ये देखिए, ये डायकॉट रूट का है कॉर्टेक्स। ये जो इसके अंदर सेल्स हैं ये पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं विद लिटिल और स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेसेस। ये पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं, इसके अंदर जो सेल्स हैं इनके बीच में बहुत ही कम स्पेस है, माइन्यूट स्पेसेस हैं, या फिर स्मॉल स्पेस कह लीजिए, इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत कम है। बैरल शेप्ड सेल्स हैं विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस इन द एंडोडर्मिस। यही सेम पेरेन्काइमेटस सेल्स बैरल शेप बना रहे हैं विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस इन द एंडोडर्मिस।
कॉर्टेक्स के बाद जो रीजन शुरू होता है यहाँ पे, ये देखिए बैरल शेप्ड, कॉर्टेक्स के बाद जो रीजन शुरू होता है डाइकोट रूट में, इसको बोलते हैं एंडोडर्मिस। इसमें बैरल शेप्ड सेल्स हैं विद zero intercellular spaces, without intercellular spaces. Then the water impermeable waxy material suberin in the form of Casparian strips. यहीं पे एंडोडर्मिस के पास, यहाँ पे रेडियली ना एक लेयर प्रेजेंट होती है, लेयर ऐसे रेडियली, जैसे ये एंडोडर्मिस है, इसके बीच में यहाँ पे रेडियली अवेलेबल एक स्ट्रिप्स बोलते हैं उसको, दैट इज वाटर इम्परमिएबल वैक्सी मटेरियल स्यूबरिन, जिसको बोलते हैं वैक्सी मटेरियल, जो कि पानी को अपने आसपास में, पानी को अपने के थ्रू पास ना होने, दैट इज इम्परमिएबल टू वाटर, उसको बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। ये ऐसे रेडियली अरेंज हो जाती हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स यहाँ पे, ठीक है। एंडोडर्मिस में थिक वॉल्ड पेरेन्काइमेटा सेल्स इन द पेरिसाइकल, पहले आया कॉर्टेक्स, फिर आया एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस के बाद आता है ये पेरिसाइकल के सेल्स हैं, ये भी पेरेन्काइमा के ही है। एक दो स्लाइड पहले हमने पढ़ा कि कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस एज वेल एज पेरिसाइकल में कौन से सेल्स हैं, पेरेन्काइमेटस सेल्स, ठीक है। पिथ स्मॉल और इनकॉन्स्पिकुअस, स्टोर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट्स द न्यूट्रिएंट्स। सबसे अंदर सबसे अंदर आपको यहाँ पे पिथ दिख रही होगी, ये जो सेल्स का अरेंजमेंट है इसको बोलते हैं पिथ। याद रखेंगे जब भी वो डाइकोट रूट कहेगा तो कहेगा कि पिथ जो है, पिथ का फीचर क्या है डाइकोट रूट में, स्मॉल है या फिर इनकॉन्स्पिकुअस, या तो बिल्कुल इतनी छोटी है कि आपको विजिबल नहीं होगी, बहुत ही थोड़ी अवेलेबल होगी, पिथ के सेल्स बहुत छोटी शेप में होंगे। स्टोर्स और डिस्ट्रीब्यूट न्यूट्रिएंट्स, पिथ का काम क्या है, एक तो न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करना और उनको डिस्ट्रीब्यूट करना। बट जब भी डाइकोट रूट आएगा याद रखेंगे कि पिथ उसके अंदर स्मॉल या फिर इनकॉन्स्पिकुअस है, विजिबल नहीं है, बहुत ही छोटी पिथ है, बट उसका फंक्शन है स्टोर करना और डिस्ट्रीब्यूट करना न्यूट्रिएंट्स को। गॉट इट। डायाक टू हेक्साक वेस्कुलर बंडल्स, इसका मतलब क्या है, डाई मतलब 2, हेक्सा मतलब 6, 2 to 6 वेस्कुलर बंडल्स हैं डाइकोट रूट में, याद रखेंगे 2 to 6 वेस्कुलर बंडल्स हैं डाइकोट रूट में। अब एक बात याद आ रही है, रूट आ गया अगर शब्द यहाँ पे, तो क्या अरेंजमेंट होगा वेस्कुलर बंडल्स का, रेडियल, जा रहा है दिमाग में, रेडियल अरेंजमेंट होगा वेस्कुलर बंडल्स का, यानी कि डिफरेंट रेडियाई पे अवेलेबल होंगे। ये देखिए, ये जो आपको एलिमेंट्स दिख रहे हैं ये जाइलम के हैं, रेड वाले, डिफरेंट रेडियाई पे, और यहाँ पे कहीं पे फ्लोएम है डिफरेंट रेडियाई पे, ये फ्लोएम है और ये जाइलम है। तो डिफरेंट रेडियाई पे जब अवेलेबल होंगे वेस्कुलर बंडल, उसको बोलते हैं रेडियल अरेंजमेंट, जो कि हमें रूट के अंदर देखने को मिलता है। प्रोटोजाइलम यहाँ पे बताया, प्रोटोजाइलम जो सबसे पहले डेवलप हुआ, देन आफ्टरवर्ड्स कैम्बियम की एक्टिविटी के बाद डेवलप होता है मेटाजाइलम, ठीक है। सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट है क्योंकि ये डाइकोट रूट है, मैंने आपको पहले ही बोला अगर डाइकोट रूट है तो सेकेंडरी ग्रोथ होगी। सेकेंडरी ग्रोथ के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, कैम्बियम। चलिए आगे चलते हैं। अब बात आती है मोनोकोट रूट की। मोनोकोट रूट जब भी आएगी, मोनोकोट रूट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट है। अब याद रखेंगे यहां से, अब आप जब भी डाइकोट और मोनोकोट हम बोलते हैं तो डाइकोट में हमेशा सेकेंडरी ग्रोथ होगी और मोनोकोट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी, दिमाग में बिठा लीजिए। अभी हम पढ़ के आए डाइकोट रूट में 2 to 6 वेस्कुलर बंडल्स हैं, मोनोकोट रूट के अंदर हेक्सार्क 6 to पॉलीआर्क है, 6 to मल्टीपल वेस्कुलर बंडल्स, 6 से और भी कहीं ज्यादा हो सकते हैं वेस्कुलर बंडल्स। पिथ लार्ज और वेल डेवलप्ड है। अब देखिए जब भी डिफ्रेंशिएट करना आएगा ना आपको डाइकोट रूट और मोनोकोट रूट में, तो ये बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट फीचर है पिथ वाला। पिथ का फंक्शन क्या बताया था, न्यूट्रिएंट स्टोर करता है और उनको ट्रांसपोर्ट करता है। हमने बोला था कि पिथ जो है वो स्मॉल और इनकॉन्स्पिकुअस है डाइकोट रूट में, बट मोनोकोट रूट के अंदर वो लार्ज और वेल डेवलप्ड है, उसका स्ट्रक्चर लार्ज है, बड़ा है और वेल डेवलप्ड है ये पिथ, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है मोनोकोट रूट का। ये रूट हेयर्स हैं जो कि एपिडर्मल अपेंडेजेस हैं, दिस इज द एपिडर्मिस। लेट्स कम टू द डाइकोट स्टेम। डाइकोट स्टेम में क्यूटिकल, स्टोमेटा एंड ट्राइकोम्स होते हैं। स्टेम के ऊपर क्यूटिकल है, वैक्सी थिक लेयर, स्टोमेटा जो कि ट्रांसपिरेशन गैस एक्सचेंज के लिए है, और ट्राइकोम्स वाटर लॉस प्रिवेंट करते हैं। ये तीनों चीजें प्रेजेंट होती हैं डाइकोट स्टेम यानी कि स्टेम के ऊपर। सेल्स बिटवीन द एपिडर्मिस एंड द पेरिसाइकल इज द कॉर्टेक्स।
पेरिसाइकिल और एपिडर्मिस के बीच में जितने भी सेल्स आएंगे उनको हम क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स बोलते हैं। दिमाग में बिठा लीजिए, जितने भी सेल्स एपिडर्मिस और पेरिसाइकिल के बीच में आते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। ठीक है। आउटर हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा सेल्स, जो बाहरी हाइपोडर्मिस है, ये देखिए एपिडर्मिस, एपिडर्मिस उसके ऊपर एपिडर्मल हेयर है, ये आपके पास आ गया पेरिसाइकल, इसके बीच के पूरे को क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। अब ये जो कॉर्टेक्स की बाहरी लेयर है इसको बोलते हैं हाइपोडर्मिस। इसके अंदर कौन से सेल्स हैं? कोलेनकाइमा के सेल्स हैं। स्टार्टिंग में ही बताया था कि ग्राउंड टिश्यू के अंदर 3 टाइप के सेल्स हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। अभी आपको बताया कि एपिडर्मिस और पेरिसाइकिल के बीच का जो भी सेक्शन अवेलेबल होगा, एपिडर्मिस और पेरिसाइकिल के बीच में जितना भी पोर्शन होगा सेल्स का, टिश्यूज का, उसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स की बाहरी लेयर जो यानी कि हाइपोडर्मिस, इसके अंदर कोलेनकाइमा के सेल्स हैं, फ्लेक्सिबल सेल्स हैं। जो एंडोडर्मिस है दैट इज फॉर स्टार्च ग्रेन्स एंड लेयर इज नोन एज स्टार्च शीथ। ये एंडोडर्मिस के पास स्टार्च ग्रेन्स अवेलेबल होते हैं, स्टार्च ग्रेन स्टोर करके रखती है ये एंडोडर्मिस। ये देखिए हाइपोडर्मिस के एग्जैक्ट अंदर है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस जो है वो स्टार्च ग्रेन स्टोर करती है, और एक लेयर जब बन जाती है स्टार्च ग्रेन्स की, जब उसने स्टार्च ग्रेन्स को स्टोर किया और एक लेयर बन गई, उसको बोलते हैं स्टार्च शीथ। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि एंडोडर्मिस के अंदर स्टार्च शीथ करके है। ठीक है, ऑप्शंस दे देगा वो 3-4, और फिर आपको ये चेक करना है कि एंडोडर्मिस में स्टार्च शीथ कहाँ पे फॉर्म होती है। तो आप कहेंगे एंडोडर्मिस के अंदर, और वो क्या स्टोर करती है? स्टार्च ग्रेन्स। पेरिसाइकिल की बात करेंगे, ये इनरमोस्ट लेयर है कॉर्टेक्स की। पेरिसाइकिल में स्क्लेरेन्काइमा के सेल्स होते हैं। तो दिमाग में बिठा लीजिए बच्चों, डाइकॉट स्टेम पढ़ रहे हैं हम लोग। डाइकॉट स्टेम हम जब पढ़ रहे हैं तो हमने बोला कि हाइपोडर्मिस में कोलेनकाइमा के सेल्स हैं, और उसके बाद एंडोडर्मिस के अंदर स्टार्च शीथ मिलती है देखने को। देन वी हैव द पेरिसाइकिल, जो कि लास्ट पोर्शन है कॉर्टेक्स का, इनर पोर्शन है, और पेरिसाइकिल में है स्क्लेरेन्काइमा के सेल्स। ठीक है, पित्त के अंदर भी है पेरेन्काइमा के सेल्स। पीछे पीछे रिलेट करते रहेंगे। डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट पढ़ के आए। मोनोकॉट रूट के अंदर वेल डेवलप्ड थी, डाइकॉट रूट में पित्त वेल डेवलप्ड नहीं थी। और हम डाइकॉट स्टेम में ये जान रहे हैं कि जो पित्त है इसके अंदर है पेरेन्काइमेटस सेल्स। ये पित्त है, इसके अंदर कौन से सेल्स हैं? पेरेन्काइमा के सेल्स हैं। हाइपोडर्मिस में कौन से हैं? कोलेनकाइमा के। पेरिसाइकिल में कौन से हैं? स्क्लेरेन्काइमा के डेड सेल्स। गॉट इट? नेक्स्ट चलते हैं। Then we have the monocot stem. डाइकॉट स्टेम पढ़ा। डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम का सेम ही स्ट्रक्चर है, चेंज देखिए कहाँ पे। अब बात सारी आ जाती है ना कि क्वेश्चन बनना चाहिए हमारा, तो क्वेश्चन जैसे बनेगा उसके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। अभी आपको बोला कि हम पढ़ रहे हैं मोनोकॉट स्टेम। मोनोकॉट स्टेम का सिमिलर स्ट्रक्चर एज कंपेयर टू डाइकॉट स्टेम। चेंजेस देखिए, अभी आप हाइपोडर्मिस के कौन से सेल्स पढ़ के आए थे? क्या पढ़ा था अभी आपने डाइकॉट स्टेम में कि हाइपोडर्मिस में कौन से सेल्स हैं? कोलेनकाइमा के सेल्स हैं। तो मोनोकॉट स्टेम में कौन से हैं? स्क्लेरेन्काइमा के सेल्स हैं। दिमाग में बिठाएंगे कि मोनोकॉट स्टेम के अंदर कौन से सेल्स हैं? स्क्लेरेन्काइमा के सेल्स हैं। देन वी हैव द स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स। जब मोनोकॉट स्टेम की बात आएगी तो जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वो पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज नहीं है। ये देखिए वेस्कुलर बंडल्स पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज नहीं है, स्कैटर्ड है, फैले हुए पड़े हुए हैं। वेस्कुलर बंडल्स स्कैटर्ड है। सो दिस इज मोनोकॉट स्टेम। Then we have the dicot leaf. डाइकॉट लीफ में अबैक्सियल एपिडर्मिस बियर्स मोर स्टोमेटा। चलिए एक नया शब्द आ गया, अबैक्सियल। ये देखिए अबैक्सियल एंड द एडेक्सियल। एडेक्सियल का मतलब क्या होता है? जो अपर एपिडर्मिस होती है, ऊपर वाली त्वचा होती है पत्ते की, उसको बोलते हैं एडेक्सियल एपिडर्मिस। अबैक्सियल लोअर, नीचे वाली पत्ती के सरफेस को बोलते हैं, पत्ती का जो ऊपर वाला सरफेस उसको बोलते हैं एडेक्सियल एपिडर्मिस, और जो नीचे वाला है उसको बोलते हैं अबैक्सियल एपिडर्मिस, लोअर पोर्शन। द टिश्यू बिटवीन द अपर एंड द लोअर एपिडर्मिस इज कॉल्ड द मेसोफिल। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग पेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं उनको बोलते हैं मेसोफिल सेल्स। दीज आर क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग पेरेन्काइमेटस सेल्स। These are termed as मेसोफिल्स। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं एडेक्सियल एपिडर्मिस और अबैक्सियल एपिडर्मिस में फर्क क्या है जब हम डाइकॉट लीफ की बात करेंगे
और इसको हम एक और नाम से जानते हैं, दिस इज डॉर्सी वेंट्रल लीफ। इसका डॉर्सल ऊपर वाला और नीचे वाला जो सरफेस है दोनों अलग है। डॉर्सी वेंट्रल लीफ दोनों में डिफरेंस है। कैसे? जो एडेक्सियल एपिडर्मिस है, ऊपर वाली एपिडर्मिस है, इसके ऊपर स्टोमेटा अवेलेबल नहीं है। देखिए ध्यान से, नो स्टोमेटा। जो अबैक्सियल एपिडर्मिस है, नीचे वाली लोअर एपिडर्मिस है, यहाँ पे स्टोमेटा अवेलेबल है। स्टोमेटा प्रेजेंट। ठीक है, अब मैंने आपको बोला मेसोफिल जो है वो क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग पेरेन्काइमेटस सेल्स है। देखिए यहाँ पे जो मेसोफिल के सेल्स इलॉन्गेटेड स्ट्रक्चर्स बना देते हैं, ये इसको बोलते हैं पेलिसेड पेरेन्काइमा या फिर पेलिसेड मेसोफिल सेल्स। जिन्होंने इलॉन्गेटेड स्ट्रक्चर्स बना दिया उसको बोल दिया पेलिसेड पेरेन्काइमा या फिर पेलिसेड मेसोफिल सेल्स। पेरेन्काइमा इसलिए बोला क्योंकि इसके अंदर है पेरेन्काइमेटस सेल्स। ठीक है, इसको बोलते हैं स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। ये होता है स्पॉन्जी मेसोफिल या फिर स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा भी बोल सकते हैं आप, या फिर स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स। ठीक है, देन वी हैव यहाँ पे बीच में कुछ एयर कैविटीज बन जाती हैं स्पॉन्जी सेल्स के बीच में, गैस एक्सचेंज के लिए हेल्पफुल है। स्टोमेटा में भी स्टोमेटल अपर्चर भी गैस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये जाइलम और फ्लोएम है, डाइकॉट लीफ के अंदर जाइलम और फ्लोएम पड़े हुए हैं बीच में। तो हम पढ़ के आए थे कि इसमें जाइलम और फ्लोएम कैसे अरेंज्ड है। हमने बोला था कि ये कैसे पड़े होंगे, कॉन्जॉइंट पड़े होंगे। याद रखेंगे रेडियल तो जो था वो सिर्फ रूट्स के अंदर था। जब भी आप स्टेम और लीफ को स्टडी करेंगे, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, जो जाइलम यानी कि वेस्कुलर बंडल्स हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, वो कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट में है, मतलब एक ही रेडियस पे हैं। अगर डिफरेंट रेडियस पे होंगे तो होते हैं रेडियल बंडल्स। गॉट इट? क्लोरोप्लास्ट पोजेसिंग मेसोफिल सेल्स कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस एंड इज मेड अप ऑफ पेरेन्काइमा। बता दिया आपको पहले ये सेंटेंस मैंने। द साइज ऑफ द वेस्कुलर बंडल्स आर डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द वेन्स। ओके फाइन। अब अगर हम डाइकॉट लीफ पढ़ रहे हैं तो याद करने की कोशिश करो बच्चों, डाइकॉट लीफ में कौन सा अरेंजमेंट था वेन्स का? पढ़ के तो आए हैं मॉर्फोलॉजी में, रेटिकुलेट नेटवर्क बना हुआ है। तो जो साइज है वो क्या बोल रहा है, जो साइज है वेस्कुलर बंडल्स का वो डिपेंड करता है कि वेन्स का साइज क्या है। अगर वेन्स का साइज बड़ा होगा तो वेस्कुलर बंडल्स का साइज भी बड़ा होगा। याद रिलेट कर पा रहे हैं मॉर्फोलॉजी से? डाइकॉट के अंदर क्या था? रेटिकुलेट वेनेशन, नेटवर्क बनता है वेन्स का। देन वी हैव द सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है भाई, ये जानते हैं। प्राइमरी ग्रोथ पढ़ लिया, एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम के अंदर जो ग्रोथ हो रहा है वो है प्राइमरी ग्रोथ, जिसमें लेंथ इंक्रीज होती है। किसी भी प्लांट की गर्थ यानी कि डायमीटर यानी कि मोटापा यानी कि चौड़ाई जब बढ़ाने की बात आएगी कि वो यहाँ मोटापा उसका बढ़ रहा है या फिर गर्थ इंक्रीज हो रही है या फिर डायमीटर इंक्रीज हो रही है, तो आप हमेशा सेकेंडरी ग्रोथ को लेके आएंगे। सेकेंडरी ग्रोथ में अभी तक आपने पढ़ा था लेटरल मेरिस्टेम, एम आई राइट? अभी तक आपने पढ़ा था लेटरल मेरिस्टेम। अब दो और लेटरल मेरिस्टेम्स की टाइप आ गई है, जिसमें एक है वेस्कुलर कैम्बियम। कैम्बियम पढ़ के आया आप अभी तक? कॉन्जॉइंट ओपन वेस्कुलर बंडल्स में था। कॉन्जॉइंट ओपन वेस्कुलर बंडल्स में कैम्बियम था, जिससे प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बाद सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम भी बनता है। ठीक है, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बन रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम। सेकेंड इज दी कॉर्क कैम्बियम। दो नए कैम्बियम यानी कि दो नए लेटरल मेरिस्टम्स यहाँ पे पढ़ने वाले हैं हम। पहला है वेस्कुलर कैम्बियम, जो वेस्कुलर बंडल्स के बीच में है यानी कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में है। सेकेंड वन इज द कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक लेयर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कटिंग ऑफ द वेस्कुलर टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम इज कॉल्ड एज वेस्कुलर कैम्बियम। अभी बताया हमने जब वो डायग्राम ऐसे बनी हुई थी कॉन्जॉइंट में, ये था फ्लोएम और ये था जाइलम। इसको हम क्या कह रहे थे? कैम्बियम। याद आ रहा है? इसको हम क्या कह रहे थे? कैम्बियम।
तो ये कैम्बियम क्या है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ और द कटिंग ऑफ द वेस्कुलर टिश्यूज, यानी कि जिससे सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बने। तो वेस्कुलर कैम्बियम का काम ही ये है। अब यहाँ पे आप सेकेंडरी ग्रोथ देख रहे हैं डाइकॉट स्टेम में। देखिए जो ये फ्लोएम है आपके पास और ये जाइलम और ये बीच में है कैम्बियम। ये देखो प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम और उन दोनों के बीच में आता है कैम्बियम। कैम्बियम क्या करवाएगा, बार बार बोल रही हूँ, कैम्बियम ही बनवाएगा सेकेंडरी जाइलम अंदर की तरफ, यहाँ पे बनेगा सेकेंडरी जाइलम और यहीं बाहर की तरफ बनेगा सेकेंडरी फ्लोएम। पहले ऑलरेडी फ्लोएम था, प्राइमरी फ्लोएम था, सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा और सेकेंडरी जाइलम बनेगा बिकॉज ऑफ द कैम्बियम। अब ये एक वेस्कुलर बंडल है जाइलम और फ्लोएम, ये जाइलम और फ्लोएम है, इसके बीच में जो कैम्बियम होता है उसको बोलते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। दो वेस्कुलर बंडल्स के बीच में जो कैम्बियम मिल जाएगा, यानी कि ये देखिए यहाँ पे बनाते हैं, ये एक पड़ा है, दिस इज फ्लोएम एंड दिस इज जाइलम, ये दूसरा है, दिस इज फ्लोएम एंड दिस इज जाइलम। जो ये है इसको तो बोलेंगे आप वेस्कुलर कैम्बियम या फिर बोलेंगे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम या फिर नॉर्मल कैम्बियम के नाम से याद रख लीजिए। अब जो यहाँ पे आएगा, दो वेस्कुलर बंडल्स के बीच में जो कैम्बियम आता है, दिस इज इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम ये बीच में जो आएगा, दो वेस्कुलर बंडल्स के बीच में जो कैम्बियम है जो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी करवा रहा है टिश्यू, दैट इज इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और इसको बोलते हैं कैम्बियम या फिर इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जो फ्लोएम और जाइलम के बीच में है। ठीक है, नेक्स्ट, इन स्प्रिंग सीजन कैम्बियम इज वेरी एक्टिव एंड प्रोड्यूसेस अ लार्ज नंबर ऑफ जाइलरी एलिमेंट्स। स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, जो कैम्बियम होता है बहुत एक्टिव होता है। जाइलम और फ्लोएम के बीच का जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है दैट इज कैम्बियम बहुत एक्टिव होता है और इसे जाइलरी एलिमेंट्स यानी कि जाइलम के जो एलिमेंट्स हैं, वेसल, ट्रिगेट, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स, जाइलम के जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके नंबर्स इंक्रीज हो जाते हैं, इनकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है। तो अब जो लक्कड़ बनती है प्लांट के अंदर स्प्रिंग सीजन के टाइम पे उसको बोलते हैं स्प्रिंग वुड और दी अर्ली वुड। कैम्बियम की एक्टिविटी के कारण स्प्रिंग सीजन में जब बहुत सारे जाइलरी एलिमेंट्स, जाइलम के एलिमेंट्स बन जाते हैं तो उस समय पे जो आपको लक्कड़ दिखेगी उसको बोलते हैं स्प्रिंग वुड और दी अर्ली वुड। इन विंटर द कैम्बियम इज लेस एक्टिव एंड फॉर्म्स फ्यू जाइलरी एलिमेंट्स। विंटर्स में क्या होगा, सर्दियों में क्या होता है, सर्दियों में क्या होगा, ये कैम्बियम कम एक्टिव है, ज्यादा ग्रोथ नहीं कर रही है, ज्यादा डिविजन नहीं कर रही है, उसके कारण जाइलरी एलिमेंट्स कम बनेंगे। तो उसको हम विंटर वाली वुड को क्या बोलते हैं, ऑटम वुड और लेट वुड। ऐसी वुड को क्या बोलेंगे जब जाइलरी एलिमेंट्स विंटर के टाइम पे नहीं बन रहे या फिर कम बन रहे हैं, उसको बोलते हैं ऑटम वुड और दी लेट वुड। स्प्रिंग वुड इज लाइटर इन कलर एंड हैज अ लोअर डेंसिटी वेयरएज द ऑटम वुड इज डार्कर इन द कलर एंड हैज अ हायर डेंसिटी। याद रखेंगे कि स्प्रिंग वुड वो है जो स्प्रिंग सीजन में बनती है और उस समय पे कैम्बियम की एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है जिसके कारण जाइलम के एलिमेंट्स बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। विंटर सीजन में क्या होगा, कैम्बियम की एक्टिविटी थोड़ी कम हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, जाइलरी एलिमेंट्स आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। ऐसी वुड को बोलते हैं विंटर वुड और ऑटम वुड और दी लेट वुड। अब वो बोलता है कि स्प्रिंग वुड जो है उसका कलर लाइट है, एक तो लाइट है देखने में और उसकी डेंसिटी भी कम होती है एज कंपेयर टू दी ऑटम वुड और दी डार्क वुड और दी लेट वुड। स्प्रिंग वुड की जो है कलर भी लाइट है और लोअर डेंसिटी है, वेयरएज ऑटम वुड जो सर्दियों में बनने वाली वुड है जब कैम्बियम की एक्टिविटी स्लो है वो डार्क होती है और डेंसिटी भी उसकी हाई होती है यानी कि भारी होती है एज कंपेयर टू दी स्प्रिंग वुड। ये था हमारा स्प्रिंग और ऑटम वुड के बीच का डिफरेंस। अब बात आती है हार्ट वुड की। द हार्ट वुड डज नॉट कंडक्ट वाटर बट इट गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द स्टेम। कैसे, हार्ट वुड में क्लासिफिकेशन है दो वुड्स के बीच का। हार्ट वुड जो है वो पानी कंडक्ट नहीं करती, मतलब डज नॉट कंडक्ट वाटर, यानी कि इसमें क्या होता है कि जो जाइलम है, जाइलम का काम क्या होता है, पानी और मिनरल्स कंडक्ट करवाना। तो जो जाइलम एलिमेंट्स होते हैं हार्टवुड में, उनके अंदर प्लांट्स के कुछ मटेरियल्स की डिपोजिशन होने लग जाती है, जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक टैनिन्स, रेजिन्स, ऑयल्स, गम्स एंड एरोमेटिक सब्सटेंसेस।
ये सब जैसे कि कोई एसेंशियल ऑयल भी जो है ये स्टेम के इनरमोस्ट लेयर यानी कि जाइलम वाले सेक्शन के अंदर जाइलम के एलिमेंट्स में डिपॉजिट होने लग जाता है, जिसके कारण वो वेसल्स और ट्रैकिड्स ब्लॉक हो जाएंगे। ब्लॉक होने के कारण वो पानी और मिनरल्स कंडक्ट नहीं करते। पता लगा हार्टवुड में ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जाइलम के जो एलिमेंट्स हैं उसके अंदर ये सब टैनिन्स, रेजिन्स, ऑयल्स, गम्स, एरोमेटिक सब्सटेंसेस, एसेंशियल ऑयल्स ये सब डिपॉजिट हो जाता है, जिससे फिर जाइलम एलिमेंट्स पानी कंडक्ट नहीं कर पाते और ऐसी वुड को बोलते हैं हार्टवुड। इट बिकम हार्ड, ड्यूरेबल एंड रेजिस्टेंट टू द एक्ट्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स एंड इंसेक्ट्स। इसका एक फायदा ये होता है कि हार्ड हो जाएगी, ये ड्यूरेबल लंबे समय तक चलेगी और रेजिस्टेंट टू द अटैक्स ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म। जैसे कि नई लक्कड़ को बहुत आसानी से कीड़े खा जाते हैं तो ये रेजिस्टेंट हो जाती हैं कुछ अटैक्स के लिए, कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म इनको अटैक नहीं कर पाते, इनको इंसेक्ट्स अटैक नहीं कर पाते, तो ये हार्ड और ड्यूरेबल लंबे समय तक चलने वाली लक्कड़ बन जाती है, दैट इज हार्डवुड। सैपवुड इज लाइटर इन कलर एंड इज इन्वॉल्व्ड इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू लीफ। सैपवुड जो क्या है, इसका कलर लाइट है, लाइटर कलर में है, हार्टवुड डार्कर कलर में है, तो सैपवुड लाइटर है कलर में और ये इन्वॉल्व होती है कंडक्शन ऑफ वाटर मिनरल्स में फ्रॉम द रूट्स टू द लीफ। पानी का कंडक्शन करवाती है सैपवुड। सैपवुड के अंदर कुछ भी ऐसा सिचुएशन नहीं आएगा जिसमें कंडक्शन नहीं होगी वाटर मिनरल्स की, तो सैपवुड कंडक्शन करवाती है वाटर मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू द लीफ, जड़ों से पत्तों की ओर लेके जाएगी। ये हमारी दो टाइप की होगी, हार्टवुड और सैपवुड। हमने बोला कि यहाँ पे केम्बियम एक्टिविटी ज्यादा अच्छी चल रही है, तो ये क्या सॉरी यहाँ पे हार्टवुड में क्या होगा कि पानी का कंडक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जो जाइलम एलिमेंट्स थे उसके अंदर जो प्लांट के और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, बहुत ही कॉमन एग्जांपल में गम्स, कुछ प्लांट्स में से एक वैक्सी सब्सटेंस निकलता है जिसको बोलते हैं गम। कुछ प्लांट्स कुछ एसेंशियल ऑयल्स रिलीज करते हैं, कुछ रेजिन्स रिलीज करते हैं, तो ये सब जब जाइलम एलिमेंट के अंदर डिपॉजिट हो जाएगा तो जाइलम एलिमेंट क्या करेगा, कंडक्शन नहीं कर पाएगा पानी को रूट से ऊपर की ओर नहीं लेके जा पाएगा। और सैपवुड में ऐसा कुछ नहीं होता है, लाइटर इन कलर है और ये सैपवुड जो है दैट इज इन्वॉल्व इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड द मिनरल्स फ्रॉम रूट टू लीफ। ठीक है, देन वी हैव व्हाट इज कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम को हम लोग फेलोजन भी बोलते हैं। नैरो, थिन वॉल्ड एंड रेक्टेंगुलर सेल्स होते हैं, लंबे पतली वॉल वाले और रेक्टेंगुलर शेप के जो सेल्स हैं वो कॉर्क कैम्बियम में होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं फेलोजन। कॉर्क कैम्बियम का दूसरा नाम क्या है? फेलोजन। अभी आपने वेस्कुलर कैम्बियम पढ़ा था, जाइलम और फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगा वेस्कुलर कैम्बियम। वैसे कॉर्क कैम्बियम के पास भी मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है। कॉर्क कैम्बियम क्या करता है, अपनी सेल्स को डिवाइड करवाएगा और जो उसके बाहरी सेल्स होंगे, आउटर सेल्स, वो बनाते हैं कॉर्क या फिर फेलम। देखिए नॉर्मल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे, ये आपके पास है कॉर्क कैम्बियम, ठीक है। जब इसने डिवीजन शुरू करी, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी तो उसके पास है ही, तो जो बाहर लेयर बनी है सेल्स की उसको बोलते हैं कॉर्क या फिर फेलम। कॉर्क कैम्बियम को बोलते हैं फेलोजन। अब इसने जब डिवाइड किया तो सिर्फ बाहरी सेल्स नहीं बने, अंदर भी कुछ सेल्स बने होंगे इसकी डिवीजन एक्टिविटी से, इसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स। और साइंटिफिक नेम है फेलोडर्म। देखिए बाहर की तरफ जो डिवीजन होती है सेल्स की और जब सेल्स बनेंगे नहीं तो उसको बोलते हैं कॉर्क या फिर फेलम, और जब अंदर की तरफ डिवीजन हुई सेल्स की, कॉर्क कैम्बियम के मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी आई तो अंदर बनते हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स, जिसको बोलते हैं फेलोडर्म। बाहर से अंदर की ओर आएंगे तो हम बोलेंगे फेलम, फेलोजन एंड फेलोडर्म, फेलम, फेलोजन एंड फेलोडर्म। तो ये तीनों मिलके जब एक साथ आ जाती हैं तो इसको बोलते हैं पेरिडम। यहाँ पे लिखा है फेलोजन इज कॉर्क कैम्बियम, जो बीच में डिवाइड शुरू करेगा। फेलम होती है कॉर्क, जो बाहर आउटर लेयर बनेगी सेल्स की। फेलोडर्म होती है जो इनर लेयर बनती है सेल्स की, दैट इज सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ये तीनों जब एनुअल रिंग बनाएंगी, ठीक ऐसे ही एनुअल रिंग, एक साल में एक रिंग जब ऐसे बनती है उसको बोलते हैं पेरिडर्म। याद रखेंगे आप, पेरिडर्म्स का नंबर काउंट करके प्लांट की एज बता सकते हैं। यू कैन चेक द एज ऑफ अ प्लांट विद द हेल्प ऑफ पेरिडर्म। पेरिडर्म की लेयर्स कितनी है ना, इससे आप लोग एज चेक कर सकते हैं प्लांट की। प्लांट, ये पौधा कितने साल पुराना है, ये हम पेरिडर्म की रिंग से काउंट कर सकते हैं। ठीक है,
देन द इनर सेल्स हमने बताया कि डिफरेंशिएट होकर सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाएगा जिसको बोलते हैं फेलोडर्म। कॉर्क जो है, जो बाहरी सेल्स हैं कॉर्क, इसको क्या बोला था हमने कॉर्क को? फेलम। दैट इज इम्परवियस टू वाटर ड्यू टू द सुबरेन डिपोजिशन इन द सेल वॉल। कॉर्क के जो सेल्स हैं ना वो पानी को पास नहीं होने देंगे अपने में से, इम्परवियस टू वाटर है क्योंकि सुबरेन एक वैक्सी थिक लेयर है वहां पे। सुबरेन के डिपोजिशन के कारण इनमें से कॉर्क में से पानी नहीं पास हो पाता, कॉर्क के सेल्स में से। गॉट इट? पेरिडर्म पढ़ लिया, पेरिडर्म का इंपॉर्टेंस जानी कि आप प्लांट की एज जान सकते हैं इससे। Then bark is a non-technical term that refers to all the tissues exterior to the vascular cambium. अभी आपने पढ़ा पित्त थी ना, पित्त के अंदर ऐसे पढ़ा था वेस्कुलर बंडल, फ्लोएम एंड जाइलम, दिस इज वेस्कुलर कैम्बियम। ये अब बार्क क्या है? यहाँ पे पूरा, यहाँ पे पित्त आ रहा था ना, इससे बाहर बाहर जितनी भी लेयर है ना सेल्स की, वेस्कुलर कैम्बियम से बाहर बाहर जितनी भी लेयर है सेल की, दैट इज बार्क। एक नॉन टेक्निकल टर्म है। इससे बाहर वेस्कुलर कैम्बियम के ऊपर फ्लोएम पड़ा हुआ है, सेकेंडरी फ्लोएम भी बनेगा, सब कुछ बनेगा। सेकेंडरी फ्लोएम ये सारा इंक्लूड करके जब हम बाहर की तरफ जाएंगे तो उसको बोलते हैं बार्क। सेकेंडरी फ्लोएम इंक्लूडेड है इसमें, तो उसको बोलते हैं बार्क। नॉन टेक्निकल टर्म दैट रेफर्स टू ऑल द टिश्यूज एक्सटीरियर टू द वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर जितनी भी टिश्यू की लेयर्स होंगी, कैसे भी टाइप के टिश्यूज हों, उन सबको हम बोलते हैं बार्क। लेंटिसेल्स परमिट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द आउटर एटमॉस्फेयर एंड द इंटरनल टिश्यू। लेंटिसेल्स क्या है, ध्यान देंगे। आपने ट्राइकॉम्स पढ़ लिया, स्टेम के ऊपर ट्राइकॉम्स पढ़े, रूट के ऊपर रूट हेयर्स पढ़े, स्टेम के ऊपर, लीफ के ऊपर स्टोमेटा भी पढ़ लिया। ये सब क्या करवा रहे हैं? वाटर, कुछ तो ट्रांसपिरेशन में हेल्प करता है, कुछ वाटर लॉस से बचाएगा, कुछ गैस एक्सचेंज में। लेंटिसेल्स वैसे ही वुडी स्टेम्स में अवेलेबल होता है, जो ग्रीन नहीं होते, वुडी स्टेम्स में गैस एक्सचेंज के लिए होता है ये लेंटिसेल, फॉर द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। लेंटिसेल होता है वुडी स्टेम में। और ये कैसे बनता है? जो कॉर्क कैम्बियम हमने अभी पढ़ा, कॉर्क कैम्बियम के सेल्स क्या करते हैं, वो कुछ कॉर्क के सेल्स को कट ऑफ करते हैं, उसको ब्रेक कर देते हैं। कॉर्क कैम्बियम के सेल्स, कॉर्क यानी कि बाहरी जो लेयर सेल की बनी थी, ये देखिए, ये हमारे पास था कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम यानी कि फेलोजन के जो सेल्स थे, दोबारा बना देते हैं, ये था कॉर्क कैम्बियम, और ये बाहर कॉर्क बना था। तो कॉर्क कैम्बियम जो है यानी कि फेलोजन, कॉर्क के कुछ सेल्स, फेलम के कुछ सेल्स को ना तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं उनको। जब ऐसा होता है तो यहाँ पे कुछ स्पेसिस आ जाएंगी प्लांट के अंदर, उसके बाद कुछ स्पेसिस आ जाती हैं, ऐसे कुछ जगह खाली बच जाती है, उसको बोलते हैं लेंटिसेल्स। और ये लेंटिसेल्स किस क्या रोल प्ले करते हैं? गैस एक्सचेंज के लिए। वुडी स्टेम्स में लेंटिसेल्स का रोल है गैस एक्सचेंज इन दी वुडी स्टेम्स, परमिट द गैस एक्सचेंज इन दी वुडी स्टेम्स। जो स्टेम ग्रीन नहीं होती उनके अंदर लेंटिसेल्स हैं गैस एक्सचेंज के लिए। ठीक है, ये हमने एनाटॉमी डिस्कस की है। प्लांट मॉर्फोलॉजी हमने लास्ट लेक्चर में कवर की थी। हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जाना था प्लांट मॉर्फोलॉजी में। प्लांट मॉर्फोलॉजी में एग्जाम्पल्स बहुत सारे थे, आपको याद रखने हैं एग्जाम्पल्स। 1-2 एग्जाम्पल तो मैक्सिमम याद होना ही चाहिए, मिनिमम 2 एग्जाम्पल्स तो याद होने चाहिए। उससे ज्यादा हो जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज इसमें भी काम चल जाएगा, क्वेश्चंस आ जाएंगे आपको। ठीक है, सीड पढ़ा था, नॉन एंडोस्पर्मिक, एंडोस्पर्मिक, कुछ टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट थी, एस्टाइवेशन क्या है, फिलोटेक्सी क्या है, इन्फ्लोरेसेंस क्या है। तो प्लांट मॉर्फो काफी हद तक लर्न करने वाला चैप्टर है। एनाटॉमी आपको समझ आई होगी क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ इंडिविजुअलिटी से मेरे को नहीं लगता कि आपको रट्टा लगाना है। बहुत बेसिक स्ट्रक्चर हमने स्टडी किया प्लांट एनाटॉमी का, जितनी हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंस है, जरूरत है, हमने प्लांट एनाटॉमी को उतना पढ़ा है। ज्यादा डीप नहीं जाएंगे इसके, हमारे क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, हमें सिलेबस उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है कि हमें अच्छे से समझ आए और हम रिवाइज कर सकें। तो ये था प्लांट एनाटॉमी। एनसीईआरटी को हमेशा फोकस में रखेंगे। एनसीईआरटी में जो एसेंशियल डायग्राम्स है मैं हमेशा वही आपको कवर करवाती हूँ, तो उससे हमें आसान हो जाता है पढ़ना, क्योंकि एनसीईआरटी अपने आप में ही भरपूर है, वो कंप्लीट है। एनसीईआरटी से बाहर कभी एग्जामिनर जाएगा ही नहीं। तो आज हमारा प्लांट एनाटॉमी का लेक्चर, आप इसको स्टडी करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे, मैं आपको नोट्स के साथ ही दूंगी। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए जोश और उल्लास के साथ, खुशी के साथ पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद।